नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाले मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय सेना के कुछ पूर्व जवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने 2016 की एक अहम सीमा पार घटना और सेना के अंदर काम करने के तरीकों को लेकर कुछ बहुत बड़े दावे किए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन चीजों पर गौर करेंगे। 2016 की बॉर्डर क्रॉसिंग की घटना, इस पर उठने वाले अलग अलग दावे, सच बोलने की जो कीमत इन जवानों को चुकानी पड़ी, सेना का सहायक सिस्टम और सम्मान के लिए लड़ी जा रही इनकी ये लड़ाई। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द 2016 बॉर्डर क्रॉसिंग, द कैटलिस्ट इवेंट। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पूर्व जवान चंदू चौहान के एक बहुत ही ड्रामेटिक और पर्सनल दावे से। उनका कहना है कि सितंबर 2016 के मध्य में सीमा पर हमारे कुछ भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी और उनके शवों के साथ बर्बरता की गई थी। चौहान का दावा है कि इस घटना के बाद उनके अंदर इतना भयंकर गुस्सा भर गया था कि सितंबर 2016 के आखिर में उन्होंने बदला लेने के लिए सीमा पार की और उनके मुताबिक उन्होंने 2 लोगों को मार गिराया। इसके बाद चौहान को पकड़ लिया गया, बाद में उन्हें भारत वापस लाया गया और आखिरकार उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स, यानी 3 अलग अलग कहानियां। अब इस पूरे इंसिडेंट में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि सरकारी कहानी और चौहान के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चौहान बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने जानबूझकर एक देशभक्त की तरह अपने साथियों का बदला लेने के लिए बॉर्डर पार किया था। लेकिन भारत सरकार का उस वक्त जो ऑफिशियल और कूटनीतिक स्टैंड था वो ये था कि चौहान गलती से सीमा पार कर गए थे। और मजे की बात देखिए, चौहान का दावा है कि उस समय नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उनसे शुरुआत में इसी गलती से सीमा पार करने वाले नैरेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया था। और इस पूरी गुत्थी में एक और पेच तब फंसता है जब हम उस समय की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं। उस दौरान पाकिस्तानी मीडिया नेटवर्क 92 न्यूज़ ने बाकायदा ये रिपोर्ट किया था कि चंदूलाल चौहान नाम के एक भारतीय सैनिक को पकड़ा गया है और उसने 2 पाकिस्तानी जवानों की जान ली है। देखा जाए तो ये रिपोर्ट चौहान के आज किए जा रहे दावों से काफ़ी हद तक मेल खाती है, जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज़्यादा उलझा देती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग आउट, एक सैनिक से संदिग्ध तक का सफ़र। 12 लाख रुपए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। चौहान जब भारत वापस लौटे तो उनका कोई हीरो जैसा स्वागत नहीं हुआ, बल्कि ये वो भारी भरकम कर्ज है जिसके तले आज चौहान दबे हुए हैं। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि सेना से निकाले जाने के बाद उन्हें किस हद तक पर्सनल और फाइनेंशियल बर्बादी का सामना करना पड़ा है। इन जवानों का कहना है कि सच बोलने की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चौहान को नासिक की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया, बिना किसी पेंशन के उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा तो मिला, लेकिन उनका दावा है कि इसके साथ ही बाहर कोई सिविलियन नौकरी पाने का उनका अधिकार भी छीन लिया गया। और हद तो तब हो गई जब सेना की इंटरनल बातों पर यूट्यूब पर अपना दर्द बयां करने के लिए उनके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। आप जरा इस बात की सीरियसनेस को समझिए। चौहान ने कहा है, मैंने 2019 में ड्यूटी पर रहते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा और इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। मतलब यह सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि एक सर्विंग सोल्जर पर मेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर इस कदर बढ़ चुका था कि उसे देश के राष्ट्रपति से अपनी जिंदगी खत्म करने की परमिशन मांगनी पड़ी। यह सच में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए अब सेक्शन 4 पर नजर डालते हैं, द सहायक सिस्टम, जो इस पूरे विरोध की असल जड़ है। यहीं से हमें वो बड़ी पिक्चर दिखाई देती है जिसने इन सारे पूर्व जवानों को एक साथ मंच पर ला खड़ा किया है, और वो है सेना का सहायक या बड़ी सिस्टम। अब ये सहायक सिस्टम आखिर है क्या? तो बेसिकली ये आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिशियल और टेक्निकल हेल्प के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। लेकिन विरोध करने वाले इन जवानों का सीधा आरोप है कि इस सिस्टम का भारी मिसयूज हो रहा है। उनका कहना है कि बड़े अधिकारी इसका इस्तेमाल हाईली ट्रेन जवानों से अपने घर का काम और मजदूरी करवाने के लिए कर रहे हैं। अब जरा इस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के गैप को देखिए, तभी समझ आएगा कि ये फ्रस्ट्रेशन आखिर आ कहां से रही है। शंकर गुर्जर और नरेंद्र जैसे जवानों का कहना है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए 2.5 साल की कड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उनका दावा है कि असलियत में उनसे सुबह 5 बजे उठकर
अफसरों के घर के काम करवाए जाते हैं, उनकी गाड़ियां धुलवाई जाती हैं और बूट पॉलिश करवाए जाते हैं। मतलब कहाँ बॉर्डर की हिफाजत की ट्रेनिंग और कहाँ ये सब। और इसका इमोशनल इम्पैक्ट कितना गहरा है, ये बात पूर्व जवान नरेंद्र के इन शब्दों से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं देश की सेवा करने आया हूं, लेकिन मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं गुलाम की तरह नहीं जी सकता था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तेलंगाना से आने वाले नरेंद्र ने सिर्फ 5 साल में रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनका सीधा कहना था कि ये बड़ी ड्यूटी असल में गुलामी करने जैसी है। तो आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, द फाइट फॉर डिग्निटी, यानी सिस्टम में सुधार की मांग। अब यहां एक चीज क्लियर कर दूं, इन जवानों ने सीधा मीडिया के सामने आकर हंगामा नहीं किया था। पूर्व जवान कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने बाकायदा चेन ऑफ कमांड का पूरी तरह से पालन किया। स्टेप 1, उन्होंने सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ के सामने शिकायत रखी। स्टेप 2, रक्षा मंत्री को फॉर्मल लेटर्स लिखे गए। और जब वहां से भी कुछ नहीं हुआ तो स्टेप 3, सीधे भारत के राष्ट्रपति से अपील की गई। लेकिन क्या उन्हें कोई ढंग का जवाब मिला? कुमार यादव का दावा है कि इंसाफ तो दूर की बात, एक अफसर ने कथित तौर पर उन्हें धमकी देते हुए कहा, ये एक सिपाही की औकात है, इसे करो वरना मैं तुम्हें सेना और शरीर दोनों के लिए नालायक छोड़ दूंगा। सच कहूं तो ये बयान ही अपने आप में उस डीप रूटेड यानी गहरी सामंती सोच का जीता जागता सबूत है जिसके खिलाफ ये जवान आज लड़ रहे हैं। इन सब बातों का निचोड़ यही निकलता है कि ये सिर्फ सेना की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है। वक्ताओं के मुताबिक ये हमारे समाज में फैले सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की ही एक झलक है, और इसे बदलने के लिए एक पक्की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि इन्हें सांसद संजय सिंह का भी सपोर्ट मिला है, जो इस मुद्दे को संसद में उठाने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे, इन जवानों की मांग बहुत सीधी है। जिन्हें बर्खास्त किया गया है, उन्हें सम्मानजनक डिस्चार्ज के फायदे मिले और उन्हें देश में कहीं भी नौकरी करके अपना परिवार पालने का हक दिया जाए। तो ये पूरा विश्लेषण हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ऐसे में क्या हमारी ये पुरानी सैन्य व्यवस्थाएं खुद को इस तरह से बदल सकती हैं जहां उन जवानों के बेसिक सम्मान और डिग्निटी की रक्षा हो सके जो हमारे और इस देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं? इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।